वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। और आज के हमारे एजेंडे पे ये 6 बड़े टॉपिक होंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो वो चीज़ों को देखेंगे। वोट्स नॉट काउंटेड, 10 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, काउंट नहीं हुए हैं, तो उसको कवर किया जाएगा। पोलियो वायरस में रिसर्जेंस दिखा है, वापस पोलियो की समस्या आती दिख रही है। कजाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं और अच्छा हमारे पास पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के आप कजाकिस्तान से ला सकते हैं। वेल्थ टैक्स की डिबेट, क्या हमें इंडिया में वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि लेवल ऑफ इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वेल्थ कुछ लोगों के पास काफ़ी है। देन इसराइल ने जो गोलन हाइट्स में कब्जे किए हैं, इनको कवर किया जाएगा। तो ये हमारे ब्रॉड टॉपिक होंगे। सबसे पहले हम इस सेशन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हैं जो उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के अंदर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में मनमोहन सिंह जी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये उस समय जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। काफ़ी अच्छा जो है इनकी छवि रही है। ओवरऑल वेरी लर्नड पर्सन, वेरी यू कैन से सिंसियर पर्सन, बहुत ही सिंसियर बैकग्राउंड, लर्नड बैकग्राउंड के ये इंडिविजुअल रहे हैं। आगे शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मे हैव स्लोड डाउन द डिमांड, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। अब इसको देखेंगे तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे वो स्लो डाउन कर सकता है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट की जहाँ तक बात हो रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उनका से होता है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक टारगेट क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। इन्फ्लेशन को दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करके, ठीक है, डिमांड सप्लाई को एड्रेस करके। दूसरा जो तरीका है वो है मॉनेटरी टूल्स। अब आरबीआई के पास अलग अलग मॉनेटरी टूल्स होते हैं, उसके अंदर एक टूल है आपका इंटरेस्ट रेट, जिसके जो आरबीआई बैंक्स को चार्ज करता है। अब ये इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाए जाएंगे तो बैंक्स आगे कस्टमर पे भी ये पास ऑन कर देगा, ठीक है। मतलब जब आरबीआई इन पर्टिकुलर रेट्स को इंक्रीज करता है तो आप मान के चलेंगे आपके लोन जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं। जब आपके लोन कॉस्टली हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे आपके लोन, तो आपके पास डिस्पोजेबल मनी नहीं बचेगा हाथ में, आपके पास कम पैसे खर्च करने को होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे आपको लोन आपने लिया, तो लोन की जब आपकी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस के अंदर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, ठीक। रिजल्ट क्या होगा, लेस डिस्पोजेबल मनी। लेस डिस्पोजेबल मनी होने का मतलब ये है कि यू विल बाय लेस प्रोडक्ट, आप कम चीज़ें खरीद पाएंगे। तो लेस यू कैन से प्रोडक्ट्स यू विल बाय। अच्छा, कम चीज़ें खरीद पाएंगे तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, डिमांड विल बी एड्रेस्ड। आप जो है डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टूल से। तो लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो चीज़ें खरीदेंगे क्या, उस वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये तरीका होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, जब आपके यहाँ पे लोन महंगे हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जा रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके ग्रोथ रेट के ऊपर। आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी अगर लोग खर्चेंगे ही नहीं। तो ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। अब प्रीलिम्स 2023 का ये क्वेश्चन देखिए आप, तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है, इन द पोस्ट पेंडेमिक रीसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स दे कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और ये सिर्फ इंडिया में नहीं था, पूरी दुनिया के अंदर ये खेल चल रहा था और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कहानी चल रही थी। अब ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, एसएलआर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के तरीके हैं जिससे आप जो है वहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। बेसिक लॉजिक यही है, आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज समथिंग दैट वी शुड नो। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, आपने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो ये तो थी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का मतलब है एक्सपेंडिचर
सरकारी खर्च, ठीक, सरकारी खर्च या सरकारी रेवेन्यू से रिलेटेड। तो फिस्कल का मामला होता है आपका टैक्स रिलेटेड मैटर, और टैक्स कितना पैसा खर्च होना है, कितना रेवेन्यू आएगा, ये सारा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के डोमेन में आता है, इसमें आरबीआई कुछ नहीं करता। तो फिस्कल पॉलिसी देश की अलग चलती है, टैक्स के रेट क्या होंगे वगैरह वगैरह, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अलग चलती है। दोनों को साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन करवा के अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छी फिस्कल पॉलिसी से ही आप जो है कंट्री को आगे रन करते हैं। तो ये समझ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये न्यूज़ है 10.58 लाख वोट्स दे वर नॉट काउंटेड। अब पॉइंट समझने वाली बात है भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है, स्पेसिफिकली जहाँ पे इलेक्शन क्लोजली कंटेस्ट होता है। अब इसके अंदर जो ये 10.58 लाख वोट हैं, इनमें से 5 लाख के आसपास वो वोट हैं जो पोस्टल बैलेट से भेजे जाते हैं। क्लियर? तो पोस्टल बैलेट से हमारे यहाँ पे कौन भेजता है? जिसको जो इलेक्शन ड्यूटी वगैरह पे होता है, या जो फौजी वगैरह हुए, तो जो इलेक्शन ड्यूटी और जो आर्म फोर्सेस में है वो डायरेक्टली आके वोट नहीं कर सकते, और इसलिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उनको मिली हुई है। अब पॉइंट ये है कि इसको लेके लिटरेसी नहीं है। मतलब मैं लिटरेसी किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं वोटर लिटरेसी की बात कर रहा हूँ। ईवीएम चलाना तो बहुत आसान है, यू हैव टू जस्ट प्रेस द बटन, उसके लिए तो आपको सिर्फ बटन यूज़ करना होगा। बैलेट पेपर के अंदर कैसे जो है आप साइन करेंगे, कैसे उसे डाउनलोड करेंगे, कैसे फिर उसके बाद उसको भेजा जाएगा, पोस्ट बाय पोस्ट भेजना होता है, तो वो सारी पेचीदगियों वाली चीज़ें हैं। तो वो सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 10 लाख वोट बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना, बहुत डिसाइसिव हो सकता है, कम से कम नहीं तो 5 या 6 सीटों का फर्क पड़ जाता। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस। ठीक, तो हमारे यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अलग से हमने इसी के अंदर ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बना दी थी, जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसके चेयरमैन बनाए गए थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का खेल था। अब देखिए, ये कह रहे हैं मेंबर्स किस तरीके से आते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो मैं आपको बता दूं, दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आई थी, नॉट डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर? इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो आते हैं, और आपके यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसे एक तरीके से चूज करके भेजते हैं। वो मेंबर्स डायरेक्टली वोटर्स ने वोट नहीं किया था। तो ये पॉइंट समझना है, और ये प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। तो देखिए, सवाल ये है कि क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आते हैं, रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज 21। ठीक। दूसरा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। अब देखो, पहली चीज समझ लो, ऑल वुमेन नहीं होगा, ठीक है ना। उस समय तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया ही नहीं था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो हमारे यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में आया है। पहले सबको तो वोटिंग राइट दिए ही नहीं थे इन्होंने, कुछ साहूकार ऑफिसर, सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट दिए गए थे। तो पॉइंट समझना है आपको, ठीक है ना। यस, वुमेन वर गिवन राइट टू वोट, वुमेन को राइट टू वोट दिया गया था, बट नॉट ऑल, सबको नहीं दिया गया था। ठीक, तो ये पॉइंट समझने वाली चीज़ है, इसीलिए गलत है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या वुमेन के लिए रिजर्व सीट रखी थी लेजिस्लेचर में? सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पे सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई थी। जेंडर बेस भी रिजर्वेशन था, लेकिन वोटिंग सबको नहीं दी गई थी, ये पॉइंट समझना है। तो इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि वुमेन को जो है एकदम से आपने वोटिंग राइट दे दिए हैं। तो इंडिया के अंदर कैसे हो सकता था? मतलब उस समय तो ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल कर रहे थे हमें। चलिए, अब बात करते हैं पोलियो वायरस की। रिसर्जेंस दिखा है हमें पोलियो के अंदर, और काफ़ी खतरनाक चीज़ है। पोलियो का नुकसान क्या होता है? ये बच्चे के बॉडी पार्ट्स को डेवलप नहीं होने देता, और काफ़ी जो है फिर आगे लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चलता है। अब देखिए, सवाल देखिए, 2016 का ये सवाल है, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परटेन टू बेसिकली इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। उसके लिए ये आपका इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। आइडिया क्या है? इस इंद्रधनुष में आपको 12 वैक्सीन दिए जाते हैं।
अलग अलग डिजीज के। अब ये याद रखना है क्योंकि इसी के अंदर एक डिजीज आपकी पोलियो भी होगी, ठीक। तो आप डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, इसका इलाज भी इसके इंद्रधनुष में हो जाता है। टीबी, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, होमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही है ये, जापानीज इंसेफेलाइटिस, एंड देन न्यूमोनिकॉल कॉन्जुगेट वैक्सीन और मीजल्स रूबेला वैक्सीन। तो ये याद रखने हैं। देखो मिशन इंद्रधनुष आइडेंटिफाइज एज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर ग्राम स्वराज अभियान, और फर्दर जो है एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान ने वापस। अब देखो इसकी शुरुआत तो वैसे 1978 में हुई थी, तब एक प्रोग्राम हमारा आया था, उसके बाद उसको रिवैम्प किया गया 1995 के अंदर। तो तब से ये चल रहा है ये आइडियाज, ठीक। और इंडिया इज पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब इवन द वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी कुछ एक वायरस सैंपल ऐसे मिले हैं, तो खतरा हो सकता है, इसीलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एंड इसलिए सवाल ये किया जा रहा है कि वी हैव टू रीवैल्यूएट द बेसिक्स, कि क्यों ये वापस आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर तो ये है, ठीक है ना, आपके पोलियो का वायरस पाकिस्तान में प्रिविलेंट है, तो इसलिए इसको बात हो रही है कि इसको ज़रूर इससे बड़ा टैक्टफुली आपको डील करना पड़ेगा। चलेंगे अगले कंपोनेंट पे। तो कजाकिस्तान, अब देखो यहाँ से एडिटोरियल्स जो हैं वो आपके शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटोरियल्स हम देख रहे हैं। कजाकिस्तान रेयर अर्थ पोटेंशियल, ओके। अभी तक प्रॉब्लम क्या है, रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल क्या करोगे आप, सेमीकंडक्टर के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक। सिर्फ उतना ही नहीं, आप यहाँ पे ईवी बना रहे हो, सब में जो है रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट इज दिस, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के साथ दूसरा जो इसके अंदर समस्या का पहलू होता है वो है एक्सट्रैक्शन। देखो इंडिया में भी रेयर अर्थ मेटल मिलता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक वायबिलिटी। एक जगह अच्छा मिलना चाहिए तभी आप उसको निकाल पाएंगे, और चाइना तो अच्छे से निकालता है। तो चाइना की मोनोपोली है, कंट्रोल्स ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स, प्रोड्यूसेस 70% ऑफ रेयर अर्थ मेटल वर्ल्ड वाइड। और इंडिया 60% इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, चाइना से कर रहा है। तो ये दिक्कत आती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सप्लाई डिसरप्शन कभी भी हो सकती है। चाइना के अंदर खेल कुछ बिगड़ा, कोरोना टाइप कोई चीज़ आ गई, तो हम डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। तो इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना है, और कजाकिस्तान अच्छा ऑल्टरनेटिव है, रिच इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक। और हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, और इंडिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी है। तो सारी चीज़ें इस दिशा में जा रही हैं। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके गोल्स जो हैं वो अलाइन होते हैं। फिर अलग कंट्रीज़ के साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, जापान, जर्मनी, यूएस, ईयू, उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, साथ में मिलकर निकालिए और आपका भी बेनिफिट होगा इसके अंदर। एंड देयर इज़ अ गुड माइनिंग पोटेंशियल विद कजाकिस्तान। बेरिलियम, स्कैंडियम, टेंटेलियम, नोइबियम, ये सब यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और इन सब का इस्तेमाल करते हैं हम बैटरी मटेरियल के अंदर, और टंगस्टन वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इट इज़ अप टू अस, तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस, ओके। तो एक आइडिया प्रपोज किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने। तो आइडिया क्या है, इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम। इसके अंदर हम बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, वाई जस्ट कजाकिस्तान, सबके साथ मिलकर काम कीजिए। प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा हर्डल है, बट स्टिल इट कैन बी डेल्ट। काफ़ी इनिशिएटिव्स इस दिशा में आगे चल रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हमारा छाबहार पोर्ट, ठीक, वो भी इसी दिशा में है। फिर जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी कनेक्टिविटी को आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। अशगाबाद एग्रीमेंट, ठीक है, वो भी है। तो बहुत सारे कनेक्टिविटी के पहलू यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अगर हम चाहें तो ज़रूर इस पे आगे बढ़ सकते हैं। देन देर आर होल लॉट ऑफ थिंग्स, आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम कीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह, वो सब तो सब्सिडरी है। बट अगर आप रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया से ज़रूर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो अब डिबेट है कि वेल्थ टैक्स को इंडिया में लगाना चाहिए कि नहीं। अब देखो सीधा साधा खेल है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, ओके। सो 1% पीपल दे कंट्रोल 60% ऑफ द वेल्थ, ठीक। ऐसा कुछ पहलू है देश के अंदर, तो काफ़ी खतरनाक है ये। ऐसे में वेल्थ टैक्स का कुछ ना कुछ केस तो बनता है, देखिए, लेकिन नुकसान भी होगा। तो
पहली चीज़, अगर आप इस वेल्थ टैक्स को लगाते हैं तो इसके अंदर हर्डल क्या आ रहे हैं। तो पहली चीज़ है एक्यूरेटली कैसे आप किसी की पर्सनल वेल्थ को मेजर करेंगे, स्पेसिफिकली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे बेनामी बहुत चलता है, ठीक है ना। तो कैसे आप मेजर करेंगे। फिर नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, लोग क्या करेंगे, इसकी तरफ आगे बढ़ पड़ेंगे, कैश रखना बंद ही कर देंगे। इकोनॉमिक एंड कैपिटल फ्लाइट कंसर्न्स, बिल्कुल ये है, टैक्स बढ़ाने के लिए वो पैसा बाहर लेके चले जाएंगे, रीलोकेट कर देंगे कहीं पे, तो उससे आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक डैमेज होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इंडियन मिलियनर्स जो हैं वो दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, वो यूरोप शिफ्ट होना चाहते हैं, और काफ़ी चले भी जाते हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड में जाके घर लिया है, ठीक। तो आप समझिए उस प्रोस्पेक्ट को। तो फोकस ऑन ग्रोथ नॉट इनइक्वालिटी, ग्रोथ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन सोल्व्स डेवलपमेंटल इशू, बिल्कुल ऐसा होता है। इनइक्वालिटी इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, ये सब बातें हैं, ठीक है। तो इसमें कि आप सिर्फ जो है ग्रोथ पे फोकस करोगे अगर वेल्थ टैक्स नहीं लगाते हो तो। लेकिन बात ये है, अभी हमारे कंट्री में हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो ये भी है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ऐसे में अगर आप वेल्थ टैक्स वगैरह लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होगी उससे। देन बेसिक पॉइंट इज दिस पब्लिक फाइनेंस प्रिंसिपल, सो एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू शुड बी डीकपल्ड, अलग से करना चाहिए। सरकार को और मेथड यूज करने चाहिए ना, तो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो और ऑल्टरनेटिव्स लेके आए। वाई टैक्सिंग और बर्डनिंग यू कैन से पीपल इज ऑलवेज सीन एज अ सोल्यूशन। उसके अलावा कुछ और सोचा जा सकता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, वेस्टेज को कम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो आपको करनी पड़ेगी डाटा एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि बहुत से देशों में हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ भाग के चले जाते हैं। अच्छा, और ऐसे में दिक्कत क्या होती है, ओनरशिप को आप ट्रैक कैसे करोगे, शेल कंपनीज बना रखी होती हैं, वेल्थ करोगे एक के अंदर एक होता है तो रीजन आपको पता ही नहीं चलता, वो टैक्स इवेजन के तरीके हैं। कंपैरेटिवली लो कलेक्शन इन अदर कंट्रीज, बाकी देशों में कौन सा ज़्यादा होता है, कम ही होता है यहाँ पे। देन देर इज नीड टू एड्रेस इनइक्वालिटी, तो एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन इज अ डेवलपमेंटल इशू, बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट का है कि भी आपके यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि एकदम से वेल्थ सिर्फ कुछ ही हाथों में चलेगी। तो उसका रीजन ये है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर जॉबलेस ग्रोथ। नाउ ये जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करना जरूरी है, that is something which needs to be dealt. Then potential benefit of wealth tax की बात करें, could finance, health, education, reduce inequality, बिल्कुल फ़ायदा तो होगा, ठीक है, लेकिन ब्रॉडर टर्म्स में नहीं, नौकरियां तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। तो कैपिटल फ्लाइट का जो बिल्कुल डर है, ये दिखता है यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे लगा हुआ है, उधर से भी ऐसा होता है, लोग दूसरी जगहों पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। तो वी शुड फोकस ऑन अदर थिंग्स, आप एफिशिएंट सिस्टम बनाइए, वो तरीका होता है चीज़ों को डील करने का। टैक्सिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, सो दैट इज समथिंग विच इज पॉइंटेड आउट हियर। अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। तो इजराइल प्लान टू बूस्ट सेटलमेंट इन गोलान, ओके। कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हैं, क्यों, सेफ्टी का बड़ा इशू चल रहा है अभी इसराइल के अंदर। पिछले साल के अंदर 40,000 लोग दे मूव्ड आउट ऑफ इसराइल, ठीक। तो हमारे लिए 40,000 इतना बड़ा नंबर नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। और उसके अलावा 18,000 दे अप्लाइड फॉर जर्मन सिटीजनशिप। तो ये चल रही है अभी कहानी वहाँ पे, ठीक है। और ऐसे में गोलन हाइट जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे हमेशा डर रहेगा, तो वहाँ पे कौन लोग जाके सेटल होने वाले हैं, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मिडल ईस्ट के अंदर है ये, ठीक है। एक तरफ सीरिया है, ये गोलन हाइट्स पूरा इसराइल ने कब्जा कर लिया है यहाँ पे। और ये डार्क पार्ट आप देख रहे हो, पहले बफर जोन होता था, इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब इसराइल ने क्यों किया ऐसा, तो यहाँ पे है डेमेस्कस, ठीक। कुछ भी सीरिया के अंदर होता है तो इसराइल की सीधी नज़र होगी। इतना ही नहीं है, खेल थोड़ा अलग है। इसराइल ने सीरिया के अंदर बॉम्बार्डमेंट करके जितनी भी सीरियन आर्मी के इंस्टॉलेशंस थे, अच्छा उनमें क्या था, उनमें था ईरान का रडार सिस्टम, उन सभी इंस्टॉलेशंस को ख़त्म कर दिया है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ समझने वाली है कि अब उस रडार सिस्टम के ख़त्म होने से इजराइल डायरेक्टली ईरान में जाके अटैक कर सकता है। तो यहाँ से रास्ता साफ हो गया है। तो इजराइलीज ने
फ्यूचर के वॉर के लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम हमास, हिजबुल्लाह इनसे नहीं लड़ेंगे, अब सीधी आर पार की लड़ाई ईरान के साथ होगी। हमने इन रडार सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, हमारे एग्जिस्टेंस पे बात आई हुई है, अब ईरान का नंबर है। तो ये बड़ा खेल है जो वहाँ चल रहा है, और दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। दिस इज़ व्हाट वाज देयर फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।